हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते आ रहे हैं। पिछले टू प्रीवियस लेक्चर्स में हमने भी पॉइंट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया था। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें जॉन मिल्टन पर मिले हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जॉन मिल्टन पर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। काफी वाइड रेंज हमने जॉन मिल्टन की कवर की है और आई होप कि अब जो आपका एग्जाम है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं टीचर के लिए, उसमें जो जॉन मिल्टन है, इस पूरे वीडियो लेक्चर से आपको कुछ भी वहां बचने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। देखिए, हेजलिट का एक रिमार्क रहा है। हेजलिट ने कहा है कि मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। कि मिल्टन के जो डेविल हैं वो उसके जो देवता हैं, उसका जो गॉड है, उससे बेटर रहे। कौन? डेविल। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लेते हैं। मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज फार सुपीरियर। कि मिल्टन के जो डेविल है, उसका जो मोरल बीइंग को अगर देखें नैतिक रूप से, इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। ये किसका रिमार्क है फ्रेंड्स? ये है हेजलिट का रिमार्क। देखिए, 1659 में जब रेस्टोरेशन हो गया, और किसका रेस्टोरेशन हो गया? चार्ल्स सेकंड का। तो चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन के बाद जो जॉन मिल्टन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको लगभग 2 मंथ्स के लिए उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। 2 महीने के लिए कैद में डाल दिया। क्लियर फ्रेंड्स? इसके पीछे वजह भी बता दूं मैं क्या थी। मिल्टन ने जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया था, तो उस एग्जीक्यूशन को मिल्टन ने जस्टिफाई किया है। मिल्टन ने कहा कि वो जो एग्जीक्यूशन था, चार्ल्स फर्स्ट को जो मार दिया था, वो सही था। जब किसी राजा की हत्या पर आप रिमार्क कर रहे हो कि वो सही था, तो अब उसका जो डिसेंडेंट आया, चार्ल्स सेकंड, जब गद्दी पर आया, तो चार्ल्स सेकंड ने उठा के मिल्टन को इम्प्रिजन कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो पॉइंट बनता है कि आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, Milton was arrested and imprisoned for about 2 months. क्लियर है फ्रेंड्स? अब जो ओवरऑल अगर हीरो की हम बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट के, तो उसका हीरो कौन है फ्रेंड्स? उसका हीरो निकल कर आता है एडम। क्योंकि जो सैटर्न है वो बुराई का प्रतीक है, और जो बुराई का प्रतीक है वो कभी भी किसी भी बुक का या किसी ईपिक का हीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बुक फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसका जो हीरो निकल कर आता है वो है फ्रेंड सैटर्न। तो वी कैन से सैटर्न इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। तो बुक फर्स्ट का हीरो सैटर्न। मिल्टन का जो ड्यूरेशन रहा है, मिल्टन की जो एज रही है, उसमें 3 काइंड्स के पोएट्स फ्रेंड्स वहां रहे, 3 काइंड्स के ऑथर्स रहे। एक तो मेटाफिजिकल रहे मिल्टन की एज में, मेटाफिजिकल के साथ साथ कैवेलियर रहे और प्यूरिटन्स रहे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन देयर वर 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स।
ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन देयर वर कौन कौन से थे फ्रेंड्स? मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन्स। बात क्लियर है फ्रेंड्स? इसके अलावा फ्रेंड्स एक पिछले वीडियो लेक्चर में जो इससे पहला था, सेकंड जो मींस इससे पहला वाला जो लेक्चर था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें एक सोनेट रही है विलियम सॉरी जॉन मिल्टन की, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। तो उसको लिखते हुए फ्रेंड्स मैं वहां बता गया था कि ये जो डिस्क्राइब करती है, ये सेलिब्रेट मिल्टन यहाँ करते हैं, वो अपनी सेकंड वाइफ को करते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक वहां सेकंड वाइफ का जो नाम मैं लिख गया था वो लिख गया था जो मिल्टन की थर्ड वाइफ है, एलिजाबेथ मिंसल मिंसल लिख दिया था मैंने, तो उसको आप ठीक कर ले, वो कैथरीन वुडकॉक है फ्रेंड्स। क्लियर? तो कैथरीन वुडकॉक सेकंड वाइफ थी, फर्स्ट थी मैरी पावल, सेकंड कैथरीन वुडकॉक, और जो थर्ड थी वो थी एलिजाबेथ मिंसल। तो फ्रेंड्स उसको आप ठीक कर ले। एक हालांकि मैंने नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें एक कमेंट भी मैंने पिन अप कर दिया है, तो आप चाहे तो वहां भी उसको देख सकते हैं, उसको आप करेक्ट करके पढ़ें। क्लियर है फ्रेंड्स? और बिल्कुल अवेयर होके, कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप सीधा मुझको कमेंट कीजिए और उसको आपको बिल्कुल उसका जो जस्टिफिकेशन है जो वो आपको वहां मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, एक और सोनेट रही है, सोनेट का टाइटल है फ्रेंड्स ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर की बात करें तो ऑन शेक्सपियर मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी जो एनोनिमसली पब्लिश हुई। एनोनिमसली का मतलब होता है फ्रेंड्स गुमनाम रूप से, वहां टाइटल जो ऑथर का नाम था वहां जॉन मिल्टन नहीं था, वो एनोनिमसली पब्लिश हुई। और किसमें पब्लिश हुई फ्रेंड्स? जो शेक्सपियर का सेकंड फोलियो आया था, सेकंड फोलियो ऑफ प्लेज ऑफ शेक्सपियर, उसमें मिल्टन की एक पोएम पब्लिश हुई है और वो थी ऑन शेक्सपियर। क्लियर फ्रेंड्स? तो नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को भी, ऑन शेक्सपियर मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश पोएम। और कब पब्लिश हुई फ्रेंड्स? ये जो कहां पब्लिश हुई? ये आया शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो था उसमें अपीयर हुई। क्लियर है बात फ्रेंड्स? सेकंड फोलियो फर्स्ट फोलियो ये शेक्सपियर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और उसमें हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनके सजेशंस थे कि हमें गाल्सवर्दी शुरू कर देना चाहिए, कुछ के सजेशंस थे कि हमें जॉन जो विलियम शेक्सपियर है उसको शुरू कर देना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, एक्चुअल में अभी तक जो हमने पढ़ा है लिटरेचर के नाम पे, वो कॉमन मटेरियल हम पढ़ते आ रहे हैं, बस जॉन मिल्टन ही हमारा सिलेबस से जो पीजीटी में नहीं है, वो टीजीटी के ऑथर है। तो अभी हालांकि एग्जाम की भी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो एग्जाम भी आई होप अप्रैल मई के बाद ही जाएगा, उससे पहले एग्जाम के भी मुझे चांस नहीं लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में बेटर ये रहेगा कि हम अगर जॉन गाल्सवर्दी की जगह मिल्टन ले लें, तो सॉरी विलियम शेक्सपियर ले लें, तो वो बेटर रहेगा। बेटर इस सेंस में रहेगा कि हमें शेक्सपियर पढ़ने के लिए हमें एक वाइड रेंज पढ़नी पड़ेगी, और फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो विलियम शेक्सपियर पे आते हैं। सबसे डिफिकल्ट राइटर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और अगर हम गाल्सवर्दी की बात करें तो बहुत ज्यादा गाल्सवर्दी में पढ़ने को नहीं है, मुश्किल से मैं समझता हूँ 4 या 5 लेक्चर, मिल्टन से छोटा ही वो ऑथर है, तो डजेंट मैटर। लेकिन अगर हम शेक्सपियर को शुरू करते हैं तो इसमें हमें टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी हमारी लगने वाली है, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्यों ना हम विलियम शेक्सपियर को शुरू कर ले। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम विलियम शेक्सपियर पे शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? और जो टीजीटी एस्पायरेंट है उनके लिए भी है, ये तो कॉमन ऑथर है हमारा। और कुछ जो जीआईसी का मैटर भी मैं बहुत जल्दी ही चैनल पे डालने वाला हूँ,
उसमें भी आप बने रहिएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। What needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age in piled stones. बड़ी फेमस लाइन है और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। और कौन सी पोएम की अभी मैं बताने वाला हूँ। What needs my Shakespeare? What needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age in piled stones. देखिए क्या कह दिया है जॉन मिल्टन ने। वो कह रहे हैं व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। ऑनर्ड बोन्स की सम्मान के लिए जो मेरा शेक्सपियर है उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज की आवश्यकता है सम्मान के लिए। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, कि जो ये पत्थरों का ढेर है इसके नीचे क्या है, जो एक एज है, एक युग है, उस युग की जो मेहनत है वो इन पत्थरों के नीचे लेटी हुई है। मीन्स वो उनके सम्मान के लिए यहाँ जॉन मिल्टन ने ये बात कही है। और कौन सी पोएम में कही है फ्रेंड, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर की ये लाइन है। क्लियर हुई बात? Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? ये दूसरी पोएम, ये दूसरी लाइन है जो इसी पोएम से ली गई है। द डियर सन ऑफ मेमोरी। देखिए क्या बताया है इन्होंने, शेक्सपियर को कहा है डियर सन ऑफ मेमोरी, की जो मेमोरी है, जो स्मृति है, जो यादगार है, उसका प्रिय बेटा। ग्रेट एयर ऑफ फेम, और जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि का बड़ा उत्तराधिकारी, महान उत्तराधिकारी। किसका? प्रसिद्धि का। क्लियर हुई बात? यानी वो डियर सन ऑफ मेमोरी स्मृति का बेटा है और उत्तराधिकारी है प्रसिद्धि का। क्लियर है बात फ्रेंड्स? वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक, वॉट नीडेस्ट दाउ, आपको किस चीज की आवश्यकता है। दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, की जो तुम्हारा नाम है उसके तो क्या है, सब वीक विटनेस है, एक कमजोर एक विटनेस है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? और ये लाइन भी जो है वो ऑन शेक्सपियर की है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post o'er land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. फ्रेंड्स बड़ी फेमस लाइन रही है और आप जानते भी हैं, इंटरमीडिएट में आपकी पोएम पढ़ लगी हुई है ये, ऑन हिज ब्लाइंडनेस उससे ली गई है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए शेयर कर लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग लाइन तो है कि व्हेन आई सा हाउ माय लाइट इज स्पेंट एर बिफोर हाफ माय डेज। फ्रेंड्स हालांकि पूरी पोएम ही इंपॉर्टेंट है और मेरी सलाह है कि आप इस पोएम को एक बार जरूर पढ़ लें कंप्लीटली। फिर भी दो लाइन यहाँ मैं इंपॉर्टेंट वो लिख देता हूँ आपको। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। थाउजेंड एट हिज
bidding speed. फ्रेंड्स, हिज स्टेट इज किंगली, कि जो उसका जो राज्य है वो एक राजा के राज्य के समान है। किसका? ईश्वर का। गॉड की ये बात कर रही है, चल रही है कि वो तो एक किंगली है, वो तो एक राजा है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, कि उनकी जो आदेश होता है, उनकी जो इच्छा होती है, उस पर तो जो हजारों है वो दौड़ पड़ते हैं। हजारों देवदूत ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। And post or land and ocean without rest. And post or land and ocean विदाउट रेस्ट। और वो कहाँ दौड़ जाते हैं? वो लैंड पर और ओशियन में बिना रुके बिना थके वो दौड़ते रहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके बाद एक सबसे लास्ट की जो लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और इवन वो एक प्रोवर्ब भी बन गई है आज के टाइम में, वो है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और ये किसकी लाइन है फ्रेंड्स? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बात क्लियर हो गई है? और लास्ट लाइन में ऑथर ने कहा है कि दे ऑल्सो सर्व, कि ईश्वर के वो भी सेवक होते हैं, और वो भी उतने ही बड़े सेवक होते हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। मीन्स सबको ईश्वर का आदेश नहीं मिलता। ईश्वर का आदेश तो बड़े ही विरले लोगों को मिलता है, बड़े ही यूनिक लोग होते हैं जिनको ईश्वर का आदेश मिलता है, और सबको आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के आदेश को पाने के लिए लोग खड़े हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। तो मिल्टन कह रहे हैं कि वो भी उतने ही बड़े सेवक हैं जितने बड़े वो जो ईश्वर का कहना मानकर कहीं कोई काम कर रहे हैं। मिल्टन ने जो एलिजाबेथन एज रही है, एलिजाबेथन पीरियड पर एक रिवार्क किया है। उन्होंने कहा है कि अ नोबल एंड प्यूसेंट नेशन rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks। कि जो एलिजाबेथन एज है, एलिजाबेथन, चलिए लिख लेता हूं पहले, उसके बाद आपको समझने में आसानी रहेगी। मिल्टन सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, क्या कह रहे हैं एलिजाबेथन एज को? कह रहे हैं अ नोबल एंड प्यूसेंट नेशन। कि एक नोबल, नोबल जानते हैं आप, नोबल कहते हैं कुलीन को, और ऑफ अ हाई क्वालिटी, ऑफ अ हाई लेवल, एंड प्यूसेंट नेशन। इस वर्ड को देख लेना फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा वर्ड है प्यूसेंट। और प्यूसेंट कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, यानी शक्तिशाली को। प्यूसेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ, कि जो उठा है, कैसे उठ रहा है हरसेल्फ? लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप, कि ऐसे उठ रहा है जैसे कि एक शक्तिशाली आदमी सोने के बाद उठता है। एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉ, और अपने जो इनविजिबल लॉक्स हैं, जो अदृश्य अपने बाल हैं, उसको वो लहरा रहा है। किसका रिमार्क है? ये मिल्टन का है, एलिजाबेथन पीरियड के बारे में। क्लियर फ्रेंड्स? एक और कोटेशन मुझे याद आती है कि फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन द हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट।
अब ट्रम्पेट के नाम आपको स्ट्राइक हो रहा होगा कि ये कौन सी पोएम से लाइन ली गई है। He fell round the path of Milton. कि मिल्टन के रास्ते के चारों ओर, in his hand the thing became a trumpet. और मिल्टन के हाथ में the thing became a trumpet. अब देखिए यहाँ जो बात हो रही है इस द थिंग की, ये द थिंग क्या है? क्या आप बता सकते हैं मुझे द थिंग क्या है? जो द थिंग है वो है फ्रेंड सोनेट। सोनेट के लिए मिल्टन ने ये वर्ड यूज किया है द थिंग यानी सोनेट। और बिकेम अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ट्रम्पेट कहते हैं तुरही को। क्लियर? जो बजाने के काम आती है, ट्रम्पेट उसको कहा जाता है। तो ये जो लाइन रही है, मिल्टन ने सोनेट के लिए कहा कि जो सोनेट है वो तो मिल्टन के हाथ में एक जो मिल्टन के हाथ में एक ट्रम्पेट के समान हो गई है। क्या? सोनेट। और ये लाइन किसकी है फ्रेंड्स? इस्कॉन नॉट द सोनेट। इस्कॉन नॉट द सोनेट। और ये किसकी पोयम है? इस पोयम में, इस सोनेट में जॉन जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि इस्कॉन नॉट द सोनेट, कि सोनेट को बुरा भला मत कहो, सोनेट को मत डांटो। क्लियर? और इसमें एक बात और उन्होंने कही आगे कि जो ये वो वस्तु है जिससे, ये वो चाबी है जिससे विलियम शेक्सपियर का जो हार्ट है वो अनलॉक हुआ था। उसको हम शेक्सपियर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इतना ही ले लेते हैं। इसको नॉट द सोनेट, और ये किसकी पोयम है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। क्लियर हो गई फ्रेंड्स? मिल्टन, thou shouldest be living at this hour. England hath need of thee, she is a fan of stagnant waters. मिल्टन, thou shouldest be living at this hour. ये कौन सी पोएम की लाइन है? मिल्टन, thou shouldest at this hour. कि मिल्टन, तुम्हें तो इस समय जिंदा रहना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। और इंग्लैंड को तुम्हारी आवश्यकता है। शी इज अ फैन। और फैन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? फैन कहते हैं झाग को। जब आप कपड़े धोते हैं, सर्फ डालते हैं, साबुन डालते हैं तो झाग आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं फैन। शी इज अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स। कह रहे हैं कि वो तो जो ठहरा हुआ पानी है, उस ठहरे हुए पानी में जो ये इंग्लैंड है वो एक फैन बन गया है। वो तो झाग उसमें ठहरे हुए पानी में आ गए हैं, मीन्स वो गंदा अब हो गया है। और मिल्टन, तुम्हें तो इस समय जिंदा रहना चाहिए था। क्लियर फ्रेंड्स? और कौन सी पोएम की है? टू मिल्टन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एक दो कोटेशन इस पोएम की पहले डिस्कस कर दी थी, और ये जो थी ये अब यहाँ आ गई है। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए नोट करते चलिए आगे बात करते हैं। We are selfish men, oh rise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, power. We are selfish men, कि हम तो स्वार्थी लोग हैं। कौन कह रहे हैं फ्रेंड्स? सोचिए, बताइए मुझे। ओ राइज अस अप। हमें ऊपर उठा लो। ओ राइज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। और हमें लौटा दो। क्या लौटा दो फ्रेंड्स?
कह रहे हैं कि हम स्वार्थी लोग हैं, हमें ऊपर उठा दो और हमें पुनः लौटा दो, और क्या लौटा दो, और हमें क्या दे दो, एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर, और हमें दे दो मैनर्स, हमें मैनर्स दे दो। क्लियर? वर्च्यू दे दो। वर्च्यू किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वर्च्यू कहते हैं सद्गुण को, गुड क्वालिटीज को। और इसके साथ क्या दे दो? फ्रीडम दे दो, और हमें पावर दे दो, आजादी दे दो, और हमें शक्ति दे दो। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां कह दी है। और किसने कह दी है फ्रेंड्स? ये मिल्टन के लिए कह दी गई है। और किसने कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वो जब मेमोरेट कर रहे हैं, मेमोरेट करते हुए वो कह रहे हैं कि मिल्टन, तुम्हें तो इस समय जिंदा रहना चाहिए था। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी टू सोनेट टू मिल्टन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर हुई फ्रेंड्स? देखिए, मिल्टन को कहा जाता है कि जो स्पेंसर है, स्पेंसर का पोएटिकल सन, मींस स्पेंसर का बेटा मिल्टन को कहा जाता है। और किसने कहा फ्रेंड्स? ये ड्राइडन ने कहा, जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन सेड दैट मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। मिल्टन was the poetical son of Spencer। बात क्लियर हो गई है। स्पेंसर को अपना गुरु मानते थे, लॉन्गिनस से प्रभावित थे, लॉन्गिनस को मॉडल मान के उन्होंने लिखा। फ्रेंड्स, जो टेनिसन रहे हैं, फिर लॉर्ड टेनिसन, टेनिसन ने जो मिल्टन की एक पोएम रही है लाइसिडास, लाइसिडास को कहा है द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, कि पोएटिक टेस्ट का एक टच स्टोन। टच स्टोन किसे कहते हैं? एक पारस पत्थर होता है जिससे जो सुनार होता है वो किसी भी चीज को घिस के ये पता लगा लेता है कि वो गोल्ड है कि नहीं है। टेनिसन कॉल्ड लाइसिडास, क्या कहा है उन्होंने लाइसिडास को? द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन आती है कि फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, कि जो बुक्स है वो पूरी तरह से मृत वस्तुएं नहीं होती है, बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम। वो अपने आप में क्या रखती हैं? जो जीवन की पोटेंसी है, जीवन की जो ऊर्जा है, वो अपने आप में वो रखती है। क्लियर फ्रेंड्स? ये कहा है, जॉन मिल्टन ने कहा है, फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स। कि जो पुस्तकें हैं वो पूरी तरह से डेड थिंग्स नहीं होती, बट डू कंटेन अ, लेकिन वो रखती हैं, क्या रखती है फ्रेंड्स? अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन दैम। क्लियर है? कितनी प्यारी लाइन कह दी। और कहा कह दी फ्रेंड्स? ये एरियोपैजिटिका में जॉन मिल्टन ने कही है। एरियोपैजिटिका, जी हाँ, जिसमें वो लाइसेंसिंग एक्ट का विरोध करते हैं और जो फ्रीडम प्रेस है उसकी बात करते हैं। बुक्स पे जो बैन था, पब्लिशिंग पे जो बैन था, उसको हटाने की मांग करते हैं। तो वहीं वो इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एक बुक रही है लाइफ ऑफ मिल्टन। वो किसने लिखी फ्रेंड्स? लाइफ ऑफ मिल्टन वो रिटन बाय सैमुअल जॉनसन।
देखिए सैमुअल जॉनसन एक्चुअल में ऑथर रहे हैं, एक क्रिटिक रहे हैं, और सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ पोएट्स लिखी, और उन्होंने जो 52 ऑथर्स थे, 52 राइटर्स थे, 52 पोएट्स थे जिनकी उन्होंने लाइफ को लिखा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो उसमें एक मिल्टन की लाइफ भी उन्होंने लिखी, तो लाइफ ऑफ मिल्टन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। और यू कैन से सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जॉनसन दो रहे हैं लिटरेचर में, एक बेन जॉनसन रहे हैं जो शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी थे, और दूसरे रहे हैं ये बड़े क्रिटिक डॉक्टर जॉनसन, या जिनको सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हमने ली हैं जॉन मिल्टन से ही। एक जगह उन्होंने कहा है कि ऑल मैन नेचुरली वर बॉर्न फ्री, कि सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र पैदा होते हैं। ऑल मैन नेचुरली वर बॉर्न फ्री। All men naturally were born free, कि सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं। टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट जो पैम्पलेट रहा है उससे लाइन ली गई है, ये कोटेशन वहीं कहा है जॉन मिल्टन ने कि टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। क्लियर है बात? पीस hath her victories no less renowned than war, कि जो पीस होती है hath her victories, पीस की जो विक्ट्रीज होती हैं, पीस की जो विजय होती है, जो पीस है शांति की जो विजय होती है, नो लेस रिनाउंड देन वॉर, वो युद्ध की जो विजय है उससे कम प्रसिद्धि वाली नहीं होती। क्लियर फ्रेंड्स? और इन अ लेटर टू क्रम्बल, क्रम्बल को एक लेटर लिख रहे थे, और उस लेटर में इन्होंने ये बात कही है, इन अ लेटर टू क्रम्बल। बात क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक जगह इन्होंने कहा है कि फेम इज नो प्लांट, की जो प्रसिद्धि है वो एक प्लांट नहीं होती, दैट ग्रोज ऑन मोल्टन सॉइल, की जो नश्वर मिट्टी में पैदा होता है। प्रसिद्धि ऐसा कोई प्लांट नहीं होती, कोई पौधा नहीं होती। फेम इज नो प्लांट, प्रसिद्धि ऐसा पौधा नहीं होती दैट ग्रोज ऑन मोल्टन सॉइल। जो नश्वर मिट्टी में जन्म लेता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? यानी प्रसिद्धि कोई पौधे के समान नहीं है, जो वहां मिट्टी है, मिट्टी में जन्म जिसने ले लिया। और ये कहाँ कहा है उन्होंने? लाइसीडास में ये कोटेशन ली गई है, लाइसीडास से। क्लियर है फ्रेंड्स? माई राइजिंग इज दाई फॉल, कि मेरा जो उठना है वो तुम्हारा पतन है। एंड माई प्रमोशन विल बी दाई डिस्ट्रक्शन, और अगर मेरा प्रमोशन हुआ, मैं ऊपर उठ गया, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। बड़ी अच्छी लाइन लगी। माई राइजिंग इज दाई फॉल, कि मेरा ऊपर उठना ही तुम्हारा पतन है। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड माई प्रमोशन विल बी दाई डिस्ट्रक्शन, और मेरा प्रमोशन जो है वो क्या होगा? मैं अगर ऊपर उठ गया वो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये लाइन कहां से ली गई है फ्रेंड्स?
ये एक्चुअल में जो जीसस हैं वो कह रहे हैं सैटन से इन बुक थर्ड। थर्ड बुक थर्ड में कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? जीसस कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं फ्रेंड्स? सैटन से कह रहे हैं। और कौन सी बुक थर्ड में कह रहे हैं? पैराडाइज रिगेन्ड की। क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई? फ्रीली वी सॉव बिकॉज वी फ्रीली लव। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हम स्वतंत्र रूप से सेवा करते हैं बिकॉज वी फ्रीली लव, क्योंकि जो हमारा प्रेम है वो ही स्वतंत्र है। फ्रेंड्स ये जो लाइन रही है ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, और एक कैरेक्टर है वहां राफेल, राफेल इस लाइन को कहता है। बात क्लियर हो गई है? तो फ्रेंड्स लेक्चर काफी लेंदी हो रहा है, चलिए लेक्चर तो लेंदी हो रहा है, डजेंट मैटर। और फ्रेंड्स अगर हम वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं और रियली हम तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी पॉइंट्स यहाँ बताए जाते हैं वीडियो लेक्चर में, एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनते चलिएगा, याद करते चलिएगा, क्योंकि यही पॉइंट्स, यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और वहां सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। यही आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होंगे। तो फ्रेंड्स जो जॉन मिल्टन है वो आज कंप्लीट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स इनका सबका एक मास्टर वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कल से हम स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर को। तो तैयारी बढ़िया कर लीजिएगा, विलियम शेक्सपियर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।